जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम अखाड़ा राजनीतिका में आपको अलग अलग पार्टी की राजनीतिक हस्तियों से रूबरू करवाते हैं और सोना की खस्ता हालत पर उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो सोना विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के नेता सरपंच विजय खटाना है। आपको बता दें, विजय खटाना बसपा से गुरुग्राम जिला अध्यक्ष भी है। साथ ही सोना विधानसभा क्षेत्र के लोगों की काफी लंबे समय से आवाज बने हुए हैं। जब हमने सरपंच विजय खटाना से सोना के बारे में उनकी राय पूछी तो उन्होंने मौजूदा विधायक को घेरते हुए साफ तौर पर इल्जाम लगाए कि सोना के विधायक ने सोना के लोगों को वोटर के तौर पर ही इस्तेमाल किया है और बाहरी होने के नाते विकास कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर सोना के लोग बसपा को मौका देते हैं तो सोना के लोगों को असली विकास का मतलब पता चलेगा। सोना के प्रदेशवासियों के विकास के लिए विजय खटाना के पास क्या कुछ विजन है, ये आप भी सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला एपिसोड अखाड़ा राजनीति का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनुज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातक टीवी। हम अपने दर्शकों के लिए एक कार्यक्रम लेकर आए हैं अखाड़ा राजनीति का, जिसके तहत हम आपको सोहना विधानसभा के अलग अलग राजनीतिक हस्तियों से मिलवाते रहे हैं। आज हमारे साथ गुरुग्राम बसपा जिला अध्यक्ष सरपंच विजय खटाना जी हमारे साथ हैं। आज हम इनसे मुलाकात करेंगे, इनके राजनीतिक करियर के बारे में जानेंगे और ये भी ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों को सोहना में क्या कुछ समस्याएं हैं, इनके पास क्या विज़न है कि ये लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें। सबसे पहले विजय जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विजय जी, ये जानना चाहूँगा कि आपका राजनीतिक करियर कब शुरू हुआ, कब से आपको लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? सर देखिए, अगर मैं राजनीति की बात करूं तो समाज सेवा से तो हम पहले से ही जुड़े हैं, क्योंकि पारिवारिक परिवेश एक ऐसा मिला कि मेरे दादाश्री भी गांव के सरपंच रहे, पिताजी भी सरपंच रहे। उसके बाद गांव के बासिंदों ने, गांव के लोगों ने मुझे भी आशीर्वाद दिया इस सेवा, गांव का सेवा करने का। तो ओवरऑल अगर देखें तो शुरुआत से ही बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से परिवार में, पूरे परिवार के अंदर ही एक सेवा भाव रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अकस्मात 2009 में पिताश्री की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद पूरी जिम्मेवारी, गांव का दायित्व गांव वालों ने मेरे ऊपर दिया, मुझे इस लायक समझा। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे समाज से निकल के थोड़ा राजनीतिक परिवेश की तरफ भी, जिस तरह से सरपंच बनने के बाद आना जाना हुआ, तो उसके बाद से लगा कि हाँ, जब समाज सेवा के साथ साथ अगर रियल में ही मैं लोगों की सेवा भाव करना चाहता हूँ तो मुझे किसी न किसी राजनीतिक दल और राजनीतिक किसी पार्टी से जुड़ना पड़ेगा, तभी मैं लोगों की समस्याओं का, उनके बीच के काम कर सकूँगा। तो पिछले कितने समय से आप राजनीति में आए? आपने कौन सी, आप जिला अध्यक्ष हैं गुरुग्राम के, तो आपने बहुजन समाज पार्टी को क्यों चुना? क्योंकि लोग तो भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों में जाने के लिए लालायित रहते हैं, आपने बहुजन समाज पार्टी को क्यों चुना? सर देखिए, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी तो बाद में, पहले महापुरुषों का एक मिशन है, यह एक विचारधारा है, एक विचार है। जब मैंने बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा को समझा और जाना तो मुझे लगा कि यही एक ऐसा विचार है, एक ऐसी पार्टी है जो देश के अंदर समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, सबके लिए रोजगार, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए एक भाईचारा ये क्रिएट देश के अंदर कर सकती है। और इसी पार्टी के तहत जो देश के अंदर जो संवैधानिक अधिकार हैं वो आसानी से सब लोगों के पास पहुंच सकते हैं। इस विचार से किसी भी तरह का, किसी भी धर्म का, जाति का, लिंग का, किसी भी तरह कोई भेदभाव नहीं होता है। इस विचार से जुड़ने के बाद, इस पार्टी से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा और फिर मुझे महसूस किया कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा विचार है, एक ऐसी पार्टी है, यदि ये बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर सत्ता में आती है, हरियाणा में सत्ता में आती है, तो मैं समझता हूँ लोगों के, मतलब लोग कल्पना नहीं कर सकते कि असलियत राज होता क्या और राज के फायदे क्या होते हैं, राज का किस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। ये बसपा पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ये देखने को मिलेगा। सर, अभी तक ये देखने में आया है, जो भी यहाँ से विधानसभा से जो भी एमएलए बने हैं, जो भी विधायक बने हैं, सारे आउटसाइडर्स हैं। गुरुग्राम में, सोहना में किसी को भी वहाँ पर टिकट नहीं दिया जाता। क्या बहुजन समाज पार्टी में भी यही प्रचलन रहा है? क्योंकि आपने इस राजनीति को बड़े करीब से देखा, तो आपको लगता है कि इस बार ये जो तिलिस्म है ये टूटेगा? जो बड़ी पार्टियां हैं वो लोकल लोगों को वहां पर अब टिकट देने जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की क्या कुछ अब आने वाले टाइम में रणनीति रहने वाली है?
देखिए, बहुजन समाज पार्टी की तो रणनीति बिल्कुल साफ है, ये एक विचार है और इस विचार के तहत सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की ये पार्टी ये विचार करती है। भी सभी जनों का सुख हो, सबके लिए लाभ हो, सबका फायदा हो। बहुजन समाज पार्टी यही देखती है कि जो इस विचार के लायक है, जो समझता है कि मैं जो भी कैंडिडेट है, चाहे कोई भी लोग है क्षेत्र के विधानसभा के, उनको लगता है कि ये पार्टी के साथ और लोगों के साथ न्याय कर सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी का विकल्प खुला हुआ है। और मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये आप बेशक रिकॉर्ड कर लें और इसको रिकॉर्ड करके सुरक्षित रख लें। जब आगामी 2024 में चुनाव होगा ना विधानसभा का, मैं कहना चाहूँगा 2024 में बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनेगा सोहना सीट से, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आप इस चीज़ को रिकॉर्ड करके सुरक्षित रख लेना। तो क्या आप राजनीति में आ तो चुके ही हैं, तो क्या आप विधानसभा से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये ऊपर की बात है, ये सर्वोच्च पदों पर जो उच्च आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद जिनको वो देंगे, जिनको मिलेगा, वो तब की बात है, क्योंकि राजनीति परिस्थितियों का खेल है। उस समय की क्या परिस्थितियाँ होंगी ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं किसी परिस्थिति में इसमें पीछे हटने का काम नहीं करूँगा, आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद को फलीभूत करने का काम करूँगा। तो खटाना जी, मैं एक बात आपसे और जानना चाहूँगा कि आप इतने समय से लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं क्या हैं, सोहना में लोगों की समस्याएं क्या हैं, और आपको क्यों लगता है कि ऐसा कि समस्याओं का निदान नहीं किया गया? क्योंकि गुरुग्राम स्मार्ट सिटी बनने के पूरी और अग्रसर है, ठीक है। सोहना के अंदर हमने हाल देखे, वहाँ पे रोड टूटे पड़े हैं, आपने करीब से कैसे जाना वहाँ की समस्याओं को? देखिए, ये सोहना का मैं कहूँ दुर्भाग्य कह लीजिए सोहना विधानसभा का, कि जो आज सोहना की हालत है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं, भाई मेरा तो अभी कार्यकाल बहुजन समाज पार्टी का लगभग 3 साल होने को है, लेकिन इससे पहले जितनी पार्टियां हैं उन्होंने क्षेत्रीय जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी अनदेखी करी है। अब इसके पीछे उनका क्या लॉजिक रहा है कि भाई जब से ये चुनाव शुरू हुए हैं हरियाणा के अंदर, तब से ही बाहरी को टिकट मिला है, क्षेत्रीय को नहीं मिला है। ऐसी बात नहीं है कि क्षेत्र के अंदर ऐसे नेता नहीं है या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है जो ये जिम्मेवारी उठा सकें, लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें। भरी हुई है विधानसभा, खूब अच्छे लोग हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन वो किस एंगल से पार्टियां देखती हैं कि भाई ये ऐसा तिलिस्म है कि भाई तिलिस्म आज तक टूटा नहीं है, कि भाई आज तक बाहर ही बनता आया। और मान लीजिए जो एक परिवार का आदमी है, परिवार का आदमी अगर कोई काम करे तो उसको पता है कि परिवार के अंदर क्या समस्या है। ऐसे ही सोहना विधानसभा के अंदर बाहरी लोग आते हैं और बाहरी लोगों को विधानसभा के लोगों की क्या समस्या नहीं पता, उनको तो वो ऊपर से आते हैं और ऊपर से अपना जो माल कमाया और वहाँ से निकल लेते हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्य है और यही कारण है कि सोहना विधानसभा सबसे महंगी विधानसभा है, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है इस विधानसभा के अंदर। लेकिन बनने के बाद जो भी विधायक बनते हैं या फिर मंत्रालय में उनको जगह मिलती है, वो दोबारा लौट करके विधानसभा सोहना की तरफ नहीं देखते हैं। ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और अब की बार 2024 में ये दुर्भाग्य टूटने वाला है। जिस तरह से ये लोग हम काम कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए, मैं समझता हूँ अब की बार 2024 में बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनेगा और तब हम बताएंगे। आज सड़क की हालत देख लीजिए, पानी की व्यवस्था देख लीजिए, सीवर की, लाइट की, मतलब पीने के पानी की समस्याओं का अगर हम अंबार कह दें तो कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी सोहना विधानसभा स्पेशली। लेकिन क्या है कि लोग अपने को कम चाहेंगे, लोग दूसरों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। यदि यही लोग अपने पर भरोसा करें, और अब जब से पंचायतें बनी हैं, पंचायत इलेक्शन से आज तक कितना विकास सोहना में हुआ ये आपके सबके सामने है, लेकिन लोग चुप है, पता नहीं क्यों चुप है। ये एक सवाल मेरे जहन में है, पता नहीं वो लोग चाहते क्या है। भाई मैं तो लोगों से अपील करता हूँ कि आपकी बार कोई भी हो, आप लोग अपने उस कैंडिडेट को अपने तराजू में तोलिए कि या आपकी इच्छाओं, अपनी आशाओं के अनुरूप ये खरा उतरता नहीं उतरता। हमें जात पात और भेदभाव के इस सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए भला कौन है, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय से आता हो, लेकिन उसकी हमें भावना देखनी पड़ेगी। इसकी भावना क्या है, क्या ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला जो काम है, जो बहुजन समाज पार्टी की नीति है, क्या उस पर खरा उतरता नहीं उतरता। आज सोहना के अंदर भरमार है समस्याओं की। समस्या एक हो तो मैं उसका नाम लूँ, चाहे बिजली की बात कर लो, हॉस्पिटल की बात कर लो, शिक्षा की बात कर लो, पानी पीने के पानी की व्यवस्था की बात कर लो, सड़कों का आप देख लो बहुत बुरा हाल है। सड़कें इतने हमारे सोहना विधानसभा चारों तरफ तो हाईवे निकाल दिए, कहीं केएमपी है, कहीं बॉम्बे हाईवे है, कहीं अलाना है, कहीं ढमका है, कहीं फलाना है। लेकिन जो आम लोगों की ज़रूरत की जो सड़क है उनकी हालत इतनी बुरी तरह टूटे पड़े हैं कि लोग वहाँ पर पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। अब ये बड़े जो हाईवेज बन रहे हैं उनसे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? ये जो फ़ायदा हो रहा है वो पूंजीपतियों को हो रहा है। भाई आज बॉम्बे हाईवे जो हमारे क्षेत्र से निकाल दिया, हम तो वहाँ ये तो और 10 फुट ऊपर से निकाला, हम तो वहाँ एक चाय का खोखा भी खोल कर नहीं बैठ सकते। तो हमें इससे क्या फ़ायदा है? ये सिर्फ लूट के अड्डे बनाए गए हैं, भ्रष्टाचार का एक अड्डा है।
ये जो बड़े बड़े रोड बनाए जा रहे हैं, इससे आम आदमी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये सब इसके अंदर पूरा भ्रष्टाचार घुसा हुआ है और पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों को इसमें पूरा फायदा दिया जा रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं विजय जी कि भ्रष्टाचार की वजह से सोना की दुर्दशा हुई? भ्रष्टाचार भी एक मैटर है, लेकिन जो यहाँ पे प्रतिनिधि बने ना, उन्होंने सोहना की विधानसभा के लोगों को उन्होंने वोट तो दी, लेकिन उनको अपना नहीं समझा। यदि वो अपना समझते कि भाई कहाँ से बने हैं, चाहे संजय सिंह विधायक जी है, चाहे धर्मवीर जी आए, चाहे तेजपाल तंवर जी रहे, चाहे सुखबीर सिंह जौनापुरे रहे, उन्होंने विधायक बना दिया, सिरमौर बनाया, ताज बांध दिया, पगड़ी बांधी, लेकिन उन्होंने इस जनता के साथ अन्याय करा है। आज जो हालत सोना के अंदर है, ये सारे जिम्मेवार हैं इस चीज़ के। तो मैं एक बात और आपसे विजय जी जानना चाहता हूँ। आपने अब बताया कि सोहना के जो लोग हैं उनमें बहुत समस्याओं से दो चार होते हैं, रोडें टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी नहीं है, बिजली की समस्या है, सरकारी अस्पताल की भी समस्या आप बता रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों की किस तरह से मदद करते हैं? आपके पास लोग पहुंचते होंगे, तो आप किस तरह से उनकी मदद करते हैं और आपके पास विज़न क्या है? देखिए, अभी तो हम सामाजिक सोशल वर्कर के तौर पर ही काम करते रहे हैं। जैसे कि हम जिस परिवेश से आते हैं उसमें सामाजिक भलाई के काम हमने करे, लेकिन जब हम राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी से, तो अब लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास जग रहा है। मैं अपना विश्वास दिलाता हूँ, बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक विचार है, एक विचारधारा है कि जो सबके काम करेगी। इसमें समानता, बंधुत्व, भाईचारा, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए रोजगार, सबके लिए चिकित्सा। यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार, हरियाणा के जिस तरह से हम हालात पैदा कर रहे हैं, लोगों से जोड़ने का काम कर रहे हैं, यदि बसपा की सरकार हरियाणा के अंदर आती है तो आप देखेंगे कि सत्ता के क्या सुख होते हैं। यहाँ पर सबको सामाजिक न्याय मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, चिकित्सा की व्यवस्था होगी। आज गुड़गांव एक इतना मेट्रोपॉलिटन, बताऊँ, विश्व के मानचित्र पर गुड़गांव जाना जाता है, लेकिन गुड़गांव के अंदर एक हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल तो हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए यहाँ से कमा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे गुड़गांव को क्या मिला? हमारी सोहना विधानसभा को क्या मिला? क्या हम इतने गुड़गांव से इतना बड़ा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है? क्या गुड़गांव इतना बड़ा हॉस्पिटल, एक मेडिसिटी या पारस या ये जो आर्टेमिस जैसे हॉस्पिटल, क्या ऐसे हॉस्पिटल सरकारें नहीं दे सकती? क्योंकि सरकार, मतलब ये समझिए कि जब बच्चा पैदा होता है, जब मुगली घुट्टी से लेकर के, जब जो मनुष्य, जो आदमी अपनी पूरी जीवन की यात्रा पूरी करके यहाँ से जब जाता है, तो उस कफन पर भी टैक्स लेते हैं। इतना सारा टैक्स फिर जा रखा है, जो टैक्स का पैसा फिर समाज कल्याण के लिए लगना भी तो चाहिए ना। आज अगर किसी को बुखार भी हो जाता है, उस बुखार के सदमे से मर जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है ना, बड़े लूट के अड्डे बने हुए हैं। वहाँ पर एक बार अगर एंट्री कर दी ना, तो फिर वहाँ से आना मुश्किल है। जिस तरह से कोरोना का जो दंश झेला लोगों ने, उस कोरोना में दिखाई पड़ गए। जिन्होंने हॉस्पिटल जो चले गए ना, वो वापस नहीं आए। और मैं तो धन्यवाद करूँगा हमारे क्षेत्र जितने भी लोकल डॉक्टर्स हैं, उन्होंने लोगों की जान बचाई, उन्होंने अपनी जो दवाई थी उन्होंने सही दवा दी। तो ये तो मैं को लूट के और मौत के अड्डे बना रखे हैं ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं। सरकारों को चाहिए कि अच्छे हॉस्पिटल बनावे, जहाँ पे 10 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगे, और चाहे किसी तरह का बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो, चाहे किसी तरह का कैसा भी इलाज हो, बड़ी से बड़ी बीमारी का, वो 10 रुपये के खर्चे पे हो। मैं तो ये समझता हूँ, अगर बहुजन समाज पार्टी आती है तो हम ये करके दिखाएंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रही, वहाँ आप जगह देखिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों पे इतना काम किया है। गरीब, दलित, शोषित, वंचित और जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत बड़े काम किए हैं। उनको फ्री में मकान देने का काम किया है। और मैं आपको इस एंगल से एक और बात बता दूं, आदरणीय बहन जी की जब सरकार थी तो कुछ जब समय पूरा होने के बाद जो मकान रह गए थे गरीबों को देने, इन सरकार, आज की सरकार ने वो मकान देने का काम नहीं किया। वो खंडर हो गए, जर्जर हो गए, लेकिन उनको चाबी तक नहीं दी है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार हरियाणा के अंदर आएगी तो हमारा जो पहला जो कार्य है वो है शिक्षा। क्योंकि किसी भी समाज के लिए, किसी भी प्रदेश और देश के लिए जो लोगों की भलाई का जो आधार है वो है शिक्षा। यदि बहुजन समाज पार्टी सरकारें आती हैं तो इस सरकार के अंदर सबसे पहला काम शिक्षा पे करेंगे। हम स्कूलों का डेवलपमेंट करेंगे, हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे। मैं अपने विधानसभा की बात करूं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो कई है, लेकिन एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी सोहना विधानसभा के अंदर नहीं है। तो हम स्कूल पर फोकस करेंगे। आज स्कूल के आप हालात देख सकते हैं, स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है। टीचर्स की अगर हम बात करें तो वो नदारद मिलेंगे आपको। टीचर्स का जो कार्य है, असली जो काम टीचर का है वो पढ़ाने का, लेकिन उनको पढ़ाने का काम नहीं दिया गया। गलती उनकी नहीं है, उनको काम दिया गया है आधार कार्ड से उसको पैन कार्ड को जोड़ना, आधार कार्ड से उनके जो फैमिली आईडी बन रही है उनको जोड़ना, ये काम उनको दे रखे हैं। या फिर जो मिड डे मील दिया जाता है, वो ये मिड डे मील का काम उनको दिया गया है। जो रियल में जो पढ़ाई का काम है वो उनको नहीं दिया गया है। अगर आप, बिल्कुल मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप स्कूलों में जाकर देखिए और वहाँ से पूछिए कि कब कब यहाँ पर जो शिक्षा के जो बड़े अधिकारी कब कब आकर यहाँ पूछते हैं कि शिक्षा का स्तर कैसा चल रहा, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। वो अगर डाक की जो व्यवस्था है, डाक भेजनी, डाक लेनी, डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम टीचर को दे रखा है, जबकि टीचर का काम पढ़ाने का है। सरकार, हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम स्कूलों में शिक्षा पर बहुत अच्छा काम करेंगे। क्योंकि अगर शिक्षा होगी तो शिक्षा से ही देश बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा और देश
विकास की लहर मतलब आएगी। तो शिक्षा बहुत बड़ा मैटर है, शिक्षा में हम बहुत फोकस करेंगे। शिक्षा होगी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो हमारी नीति है वो फलीभूत होगी ग्राउंड के अंदर आकर के। और आने वाले समय में आप देखेंगे जिस तरह से आज की सरकारों ने, बीजेपी की सरकार ने जो शिक्षा के ऊपर कुठाराघात कर रखा है, शिक्षा नीति 2020 जो बनाई है, इसके अंदर टोटली स्कूलों को क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत इनको बंद करने का प्रावधान है। यह बताया गया कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यदि वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो उनको सरकारें 1,000 रुपये प्राइवेट स्कूल की फीस देगी। यदि प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आते हैं तो जो सरकारी स्कूल है वो सरकारी स्कूल उनसे 500 रुपये की फीस चार्ज करेगी। तो टोटली अगर हम देखें तो सरकारी स्कूल को खत्म करने का पूरी एक योजना है इन सरकारों की, क्योंकि आज शिक्षा का स्तर जो बढ़ा है उस शिक्षा स्तर को रोकने के लिए, क्योंकि हम अगर शिक्षित हैं तो हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, हम अपने अधिकार मांगेंगे। तो ये सरकारें चाहती है कि कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को खत्म करें। और सर मनोज जी, आपके चैनल के माध्यम से, सनातक टीवी के माध्यम से मैं अपने हरियाणा प्रदेश के लोगों से, पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 26 अप्रैल बुधवार को बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत बड़ी विशाल रैली होने जा रही है करनाल के अंदर, और जो हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूँ बहुत बड़े बदलाव की तरफ लेके जाएगी हरियाणा की राजनीति को। और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक सत्ता हासिल करेगी। तो आपसे सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर करनाल के अंदर 26 अप्रैल 2023 को करनाल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और हमारे जो बड़े नेता वहां आने वाले हैं उनके विचार सुने और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के बिल्कुल ओतपोत होने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। तो ये थे हमारे साथ सरपंच विजय खटाना जी, जो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक हैं भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी वजह मानते हैं, साथ ही बाहरी हैं, इसलिए उन्होंने सोहना के वोटर से वोट तो ले लिया लेकिन यहाँ के विकास कार्य नहीं किए। साफ तौर पर एक ये विश्वास भी दिला रहे हैं अगर 2024 में बसपा की सरकार आती है तो चारों तरफ विकास की बयार बहेगी। आपको ये खबर कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ मनोज शर्मा, सनातक टीवी। हम अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि इस खबर को, इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही समय पर सही लोगों तक आपकी बात पहुंच सके। हम अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि इस खबर और इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही समय पर सही लोगों तक आपकी बात पहुंच सके और लोग अपने प्रिय नेता को चुनकर सोहना में रुके हुए विकास के कामों को पूरा करवा सके। बहुत जल्द आपके पास अखाड़ा राजनीति का एक नया एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।